जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज के इस क्वेश्चन सेशन के अंदर हम बात करते हैं आगे के जो वाइटल साइंस के क्वेश्चन हमारे कुछ रिमेनिंग रह गए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो कौन-सा है? आज के क्वेश्चन्स हम देखते हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि नॉर्मल टाइम ऑफ पल्स रेट। नॉर्मल टाइम ऑफ पल्स रेट का नॉर्मल टाइम यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपकी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है सर? कि आपने बताया था 70 से 72 से 80 कितनी होती है? 72 टू 80 बीट पर मिनट होती है बच्चों। क्या होती है? 80 बीट पर मिनट देखी जाती है। ठीक है? ये पर मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉमन सेंस वाला है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करी गई है, वो कितनी बात करी गई है बच्चों? 72 से 80 बीट पर मिनट की बात करी गई है। पर मिनट इन द सेंस समझते हो कि 1 मिनट के अंदर अपना जो हार्ट है वो कितनी बार पंप कर रहा है, अपना जो दिल है वो कितनी बार धड़क रहा है कि सर 72 से 80 बार धड़क रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने सर हमें बताया था कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं, कितनी होती हैं बच्चों? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं, ये सभी को बात पता होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मैं 1 सेकंड की बात करता हूँ कि पर सेकंड अगर मैं बात करूँ तो कितनी बार धड़केगा? 60 सेकंड ही बार धड़केगा। लेकिन हम थोड़ा-सा और कम करें तो 72 से 80 बार तक पहुँच जाएगा अगर हम थोड़ा-सा टाइम को कम कर दें, तो इसका आंसर क्या होगा? 21वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? बताएँगे फटाफट से। क्या आंसर होने वाला है 21वें नंबर क्वेश्चन का? तो देखो यहाँ पे दे रखा है 8 सेकंड दे रखा है कि सर 8 सेकंड हो सकता है कि वेल बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 सेकंड तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। अगर आप 8 सेकंड आंसर करते हो तो इसका मतलब ये है कि 8 सेकंड के अंदर 1 बार बीट कर रहा है हार्ट, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर 8 सेकंड के 8 आउटी 64 मतलब कि 8 बार ही धड़केगा क्या दिल 1 मिनट में? नहीं, ये 72 से 80 बार धड़केगा। आगे बात समझ में? तो क्या आंसर होने वाला है? क्या 0.08 सेकंड होगा कि भैया 1 सेकंड से 0.08 सेकंड की बात कर रहा है यहाँ पे कि ये भी आंसर होगा कि सर यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। क्या यहाँ पे 0.8 आंसर होगा कि सर यहाँ पे 0.8 आंसर हो सकता है। लेकिन हम डी क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं कि डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सर 10 सेकंड। क्या 10 सेकंड आंसर हो सकता है? जब 8 ही नहीं हुआ है तो 10 तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो 0.8 और 0.08 के अंदर हो रहा है। तो क्लियर सी बात हम आप आपको करना चाहते हैं कि आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 8 सेकंड के अंदर 60 बार धड़क रहा है। ठीक है? अब हम इसको थोड़ा-सा कम करते हैं, इसका मतलब कि 0.8 सेकंड हमने किया, तो कितनी बार धड़क जाएगा यहाँ पे? कितनी बार धड़क जाएगा? 72 से 80 बार हमारा बीट पर मिनट पल्स रेट जो आ जाती है नॉर्मल, आ जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि 1 बीट कितने टाइम में धड़कती है? तो आपको बताना है 0.8 सेकंड का पार्ट होता है। आगे क्या आपको बात समझ में? तो यहाँ पे सी जिसका भी आंसर दिया है, सी जिसने भी आंसर दिया है बच्चों, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलें? बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? इन फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। इन फॉलोइंग मतलब कि इन चारों में से डिफरेंस पूछा गया है किसके बीच में? अपिकल पल्स के अंदर और रेडियल पल्स के अंदर। कि अपाइकल पल्स और रेडियल पल्स। अपाइकल पल्स कौन सी होती है बच्चों? जो हमारे अपेक्स ऑफ द हार्ट पे देखी जाती है, जो हमारे मीडिया स्टर्नम पे हम देखते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट पे हम देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपाइकल पल्स कहते हैं। और जो रेडियल पल्स होती है वो कहाँ होती है? हमारे हैंड्स के अंदर होती है। दो तरह की पल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, दो तरह की आर्टरी यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? कौन-कौन सी होती हैं? एक तो रेडियल आर्टरी होती है सर, रेडियल आर्टरी कहाँ देखने को मिलती है? अंगूठे की साइड आपको रेडियल आर्टरी देखने को मिलेगी और अल्नर आर्टरी कहाँ देखने को मिलेगी? छोटी वाली उँगली की तरफ देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब भी हम क्या करते हैं एबीजी का सैंपल लेते हैं, आपको सभी को पता होगा कि जब भी हम एबीजी का सैंपल क्या लेते हैं, किसी का सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर एक एलन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों?
एलन टेस्ट किया जाता है किसकी पोटेंसी को जानने के लिए। एलन टेस्ट का मतलब क्या है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, एबीजी का सैंपल ले रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जब हम उसको पंचर करने से पहले, रेडियल लाइन को पंचर करने से पहले हमें ये देखना होता है एलन टेस्ट के अंदर कि अल्नर आर्टरी बराबर से काम कर रही है नहीं कर रही। इन केस अगर हमने सैंपल लिया कहाँ से, रेडियल आर्टरी से, और वो पंक्चर होके वो भी खराब हो गई, तो हाथ आपका क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, आगे वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर आपकी दोनों आर्टरी खराब हो जाएंगी तो नहीं मिलेगी ना बच्चों। सिंपल सी बात है कि भैया यहाँ पे दो आर्टरी यहाँ पे जा रही हैं, ये हमारा पंजा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पंजा है, ठीक है। आपको सिंपल सा समझना है, मैं आपको चलो अच्छा डायग्राम बना देता हूँ कि ये हमारा हैंड है, क्या है बच्चों, ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब हाथ के अंदर दो तरह की आर्टरी जा रही हैं, ये वाला हमारा जो हिस्सा है वो अंगूठे का वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा चुंगली वाला हिस्सा है। ये तो कौन सी आर्टरी हो गई, अल्नार आर्टरी। कौन सी हो गई बच्चों, अल्नार आर्टरी हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई रेडियल आर्टरी। कौन सी हो गई बच्चों, ये हमारी हो गई रेडियल आर्टरी भैया, ठीक है। अब जब हमें क्या करना होता है, जब भी हम एबीजी का सैंपल लेते हैं तो हमें अल्नार आर्टरी को क्या करना होता है, सबसे पहले फील करना होता है। अगर उसके अंदर बीट आपको देखने को मिल रही है, आपको जब फील करोगे तो आपको बीट क्या देखने को मिलेगी, हमेशा बीट आपको देखने को मिलेगी। बीट जब देखने को मिल रही है इसका मतलब कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है भैया, कि हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको पंक्चर कर सकते हो, रेडियल लाइन से आप क्या रखते हो, क्या ले सकते हो, सैंपल ले सकते हो। आगे बात समझ में कि भैया अपन ने ये तो काम हुआ हमारा करेक्ट काम। इन केस किसी को पता नहीं होता है कि हमें एलन टेस्ट करना जरूरी होता है, किसी ने क्या किया कि किसी पेशेंट की अल्नर आर्टरी क्या है, खराब है भैया, सपोज दैट अल्नर आर्टरी क्या किसी कारण बस खराब है। अब खराब होने के कारण क्या कर रहा है, खराब होने के केस में क्या कर रहा है, रेडियल आर्टरी तो जिम्मेदार है कि हाथ को ब्लड सप्लाई पहुंचा दे। एक आर्टरी तो हमारे पास अभी भी है, अगर ये खराब हो गई तो हमारे पास एक आर्टरी तो अभी भी है, रेडियल आर्टरी। अगर किसी को पता नहीं है कि इसकी अल्नर आर्टरी खराब है और उसने वो टेस्ट नहीं किया, एलन टेस्ट नहीं किया, तो उसने क्या किया, यहाँ से एबीजी का सैंपल लिया, और एबीजी का सैंपल लेते ही उसको क्या किया, इसको पंक्चर कर दिया, और इस पंक्चर को क्या हो गया, क्लॉट बन गया, और आगे की साइड क्या हुआ, ये प्रस्थान कर गया। मतलब कि ये भी आर्टरी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो आगे वाला जो पार्ट होता है, आगे वाला जो हैंड है बच्चों, आगे वाला हैंड जो है वो पूरा नीला पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा आगे वाला हैंड, हमारी जो उंगलियां हैं वो कैसी हो जाएंगी बच्चों, पूरी नीली पड़ जाएंगी। नीली का मतलब क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, साइनोसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी का आ जाना। क्या पड़ जाना, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं होना। जब ब्लड नहीं मिलेगा हाथ को तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो साइनोसिस की कंडीशन में हाथ चला जाएगा, हाथ आपका नीला कच्च पड़ जाएगा ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। इसीलिए हम एबीजी के अंदर क्या करते हैं, हमेशा एलन टेस्ट जरूरी होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई। अब इतनी रामायण मैंने क्यों बताई है आपको, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रेडियल आर्टरी की बारे में हमने देखा है। तो हमने एपाइकल पल्स, हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भैया हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने क्या किया, देखो क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपने क्या काम किया। सबसे पहले आपने क्या किया, एपाइकल पल्स से, एपाइकल पल्स को क्या किया, फील किया। और जब आपने फील किया तो यहाँ से जो रिदम आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पे जो आपको क्या देखने को मिल रहे थे कि 80 बीट पर मिनट क्या हो रहा है, दिल का धड़क रहा है। मतलब कि यहाँ पाइकल पल्स तो आपको 80 पर मिनट, 80 बीट पर मिनट आपको देखने को मिल रही है। और उसी वक्त आपने रेडियल को देखा, आपने एपाइकल को देख के रेडियल को देख रहे हो कि रेडियल पल्स को आपने क्या किया बच्चों, फील किया। रेडियल पल्स को जब फील किया तो आपको क्या देखने को मिला कि सर यहाँ तो 70 बीट पर मिनट ही देखने को मिल रही है। तो ये जो 10 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में आया है, ये 10 का जो डिफरेंस दोनों के बीच में आया है उसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन अपाइकल एंड रेडियल पल्स। और उसका नाम क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर इन दोनों के बीच में क्या पूछा गया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो आप किस नाम से जानोगे, इंटरमिटेंट पल्स के नाम से जानोगे, डायक्रोटिक पल्स के नाम से जानोगे, डिसरिथमिया के मतलब से जानोगे, या साइनस रिदम के मतलब से जानोगे, बताएंगे फटाफट से। देखो सबसे पहली बात यह है कि इसका मतलब होता है इंटरमिटेंट पल्स।
इस पल्स को क्या कहते हैं? अपाइकल के और रेडियल के बीच में डिफरेंस का होना इंटरमिटेंट पल्स कहलाता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, जिसका भी आंसर सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अब मैं आपसे बात करता हूं डाइक्रोटिक पल्स क्या होती है। भैया डाइक्रोटिक पल्स का मतलब है जब आप फील कर रहे हो तो आपको डबल पल्स फील होती है। आपको क्या होती है, एक बारी में धम-धम, धम-धम ऐसे आपको क्या देखने को मिलेगी? डबल जो पल्स होगी वो देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल रिदम होती है वो तो ये होती है भैया, सिंगल-सिंगल चल रही है। लेकिन डायक्रोटिक पल्स कैसी होगी? डायक्रोटिक पल्स ऐसी होगी, देखो। 2-2 आपको देखने को मिल जाएगी। एक साथ 2-2 आपको देखने को मिलेगी। ऐसी पल्स आपको देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में, डायक्रोटिक पल्स का मतलब होता है डबल पल्स का फ़ील होना डायक्रोटिक पल्स कहलाता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि साइनस रिदम का मतलब क्या है? साइनस रिदम क्या होती है? साइनस साइनस का मतलब होता है नॉर्मल। साइनस का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल। देखो साइनस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रिदम का होना क्या कहलाता है? साइनस रिदम कहलाता है। अगर कोई भी आपसे डॉक्टर या फिर कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि साइनस रिदम क्या होती है, तो नॉर्मल रिदम को साइनस रिदम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल जो रिदम होती है बॉडी की, उसको साइनस रिदम के नाम से जाना जाता है इन मेडिकल लैंग्वेज। आगे बात समझ में? कि सर डिसरिथमिया का मतलब भी बता दीजिए, आपने इतना बता दिया तो डिसरिथमिया का मतलब क्या होता है? डिसरिथमिया का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल पल्स से क्या हो जाना, डिफरेंट होना पल्स का। क्या होना? नॉर्मल पल्स से डिफरेंट होना। डिफरेंट होना मतलब कि अलग होना क्या कहलाता है? डिसरिथमिया कहलाता है। कि वो जो पल्स देखने को मिलेगी वो नॉर्मल नहीं होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? डिसरिथमिया कहते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक की? क्या आपका यहाँ तक की बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इन विच फॉलोइंग नॉर्मल पल्स स्कोर। बहुत बढ़िया। ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि नॉर्मल जो पल्स स्कोर होता है वो कितना होता है? +4 होता है, +2 होता है, -1 होता है या +3 होता है? देखो, 2 तरह की पल्स होती हैं। एक होती है वीक पल्स, एक बोल सकते हैं वीक पल्स या थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स, 2 तरह की पल्स होती हैं भैया। एक तो होती है कौन-सी? वीक पल्स या थ्रेडी पल्स। एक होती है बाउंडिंग पल्स। क्या बोलते हैं? इसको बाउंडिंग पल्स, और या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पल्स। स्ट्रॉन्ग पल्स। क्या बोलते हैं? या एक एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पे कि जो इंटरमिटेंट पल्स होती है ना बच्चों, इंटरमिटेंट पल्स को पल्स डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। तो आल्सो कॉल्ड पल्स डेफिसिट। आई बात समझ में? कभी-कभी एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पल्स डेफिसिट क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि पल्स डेफिसिट किसे कहते हैं? इंटरमिटेंट पल्स को ही क्या कहते हैं? पल्स डेफिसिट के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम जो बात करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि नॉर्मल जो पल्स स्कोर होता है वो क्या होता है? तो सिंपल सी बात ये है कि 2 तरह की पल्स मैंने आपको बताई हैं। कौन-कौन सी होती है? एक तो वीक पल्स होती है, एक जो क्या काम करती है, थोड़ी-सी लो साउंड करेगी, और एक होती है बाउंडिंग। बाउंडिंग का मतलब होता है कि हाई साउंड करेगी, हाई पिच में साउंड करेगी। देखो वीक पल्स का मतलब होता है कि आपको जो पल्स देखने को मिलेगी वो ऐसी पल्स होगी, ठीक है? अब जो बाउंडिंग पल्स होगी, स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, वो कैसी होगी? ऐसी आपको देखने को मिलेगी, मतलब फुलनेस ऑफ वॉल्यूम। एकदम फुलनेस ऑफ वॉल्यूम के साथ देखने को मिलेगी कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ब्लड है, या फिर बहुत ज़्यादा क्या है इसके अंदर, एकदम फुल लेवल पे चकाचक भरी हुई होती है ना, उसको कहते हैं कि फुलनेस ऑफ वॉल्यूम। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर तो बाउंडिंग पल्स देखने को मिल रही है। तो इस केस के अंदर हमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि नॉर्मल पल्स स्कोर क्या होता है? देखो नॉर्मल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि नॉर्मल पल्स स्कोर जो होता है वो +2 होता है। कितना होता है बच्चों? कितना होता है? +2 होता है। नॉर्मल की मैं आपसे बात करता हूँ कि नॉर्मल देखो 4-5 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होती है +2, ठीक है? एक होती है +1, एक होती है 0। आगे बात समझ में? और एक होती है +3 और एक होता है +4। कितने होते हैं? +3 होती है, +4 होता है, और +2 होता है, 0 होता है और 1 होता है। आगे बात समझ में?
कि 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब जो नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कौन-सा स्कोर होता है, तो नॉर्मल पल्स स्कोर कौन-सा होता है बच्चों? कौन-सा होता है हमारा? +2 होता है। नॉर्मल पल्स स्कोर कौन-सा होता है? कि भैया कौन-सा होता है हमारा? +2 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर +3 स्कोर आता है या +4 आता है, अगर ये भैया दोनों के दोनों स्कोर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? बाउंडिंग पल्स। क्या फ़ील हो रही है बच्चों? बाउंडिंग पल्स फ़ील हो रही है। क्या हो रही है? बाउंडिंग पल्स फ़ील हो रही है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूँ कि +1 या 0 स्कोर देखने को मिलता है, तो कौन-सी पल्स होती है? तो वीक पल्स है या फिर थ्रेडी पल्स है? क्या हो रही है? या तो वीक पल्स फ़ील हो रही है या फिर थ्रेडी पल्स फ़ील हो रही है। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल पल्स स्कोर की बात करता है आपसे कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी टीचर या कोई भी एग्जाम में या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि नॉर्मल जो पल्स स्कोर होता है +2 होता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे बाउंडिंग पल्स की और थ्रेडी पल्स की। अगर +2 से ऊपर आता है, +3 या +4 आता है तो उसको हम बाउंडिंग पल्स के नाम से जानते हैं और इसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पल्स या फुलनेस ऑफ आर्टरी, फुलनेस ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं आपसे बात करूँ +2 से नीचे जाता है तो उसको वीक या थ्रेडी पल्स के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात, कहानी आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस pulse rapidly increase in case pulse rapidly increase but suddenly collapsed। collapse का मतलब गिर जाना। क्या होना? गिर जाना। पल्स का मतलब सडनली, कोलैप्स का मतलब गिर जाना। इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताएंगे? कि कोई पेशेंट है, उसकी आप जब पल्स देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जब कोई पेशेंट, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हो कि ड्यूटी कर रहे हो आईसीयू में, सपोज दैट, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या किया कि एक पेशेंट की पल्स जो आपने देखी, एक तो क्या हो रहा है कि सडनली इंक्रीज हो रही है, रैपिडली मतलब कि बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। कभी कभी होता है ना कि उसकी हार्ट रेट क्या पहुंच गई, ट्रैकिंग में चला गया पेशेंट, उसके बाद एकदम से डाउन हो गई। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कॉरिजन पल्स कहते हैं, कोलैप्सिंग पल्स कहते हैं, बाउटन हैमर पल्स कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव कहते हैं? बताएंगे आंसर। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि सडनली इंक्रीज हो रही थी पल्स, सडनली इंक्रीज हो रही थी पल्स लेकिन अचानक से गिर गई। मतलब कि ऐसा होता है कि क्या होता है कि सडनली इंक्रीज हुई, फिर गिर गई, फिर सडनली इंक्रीज हुई, फिर गिर गई, फिर सडनली इंक्रीज हुई, फिर गिर गई। तो इस प्रकार से पल्स का चलना, इस प्रकार से पल्स का चलना क्या कहलाता है भैया? बताएंगे फटाफट से? क्या आंसर होने वाला है इस चीज का? तो आपको बताना है कि सर ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाने वाला है वो डी जाने वाला है। तो इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे कि कोलैप्सिंग पल्स बोल सकते हैं, चाहे हम कॉरिजन पल्स बोल सकते हैं, चाहे हम वाटर हैमर पल्स बोलते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाटर हैमर पल्स से ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि वाटर हैमर पल्स क्या होती है? तो रैपिडली इंक्रीज पल्स एंड सडनली कोलैप्स्ड। कोलैप्स वर्ड आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो कोलैप्स का मतलब आप समझ जाइएगा कि कोलैप्स जहां भी आ जाएगा तो कोलैप्सिंग पल्स हो जाएगी, कॉरिजन पल्स हो जाएगी और वाटर हैमर पल्स हो जाएगी। जैसे होता है ना कि पानी में हथौड़ा मारना, जैसे हम पानी, वाटर हैमर, हैमर का मतलब क्या है? हैमर का मतलब क्या है? हैमर का मतलब हथौड़ा ही तो होता है। अब पानी, पानी में आप हथौड़ा मारोगे तो एकदम पानी आपको एकदम उछलता हुआ देखने को मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे पल्स भी आपको देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ? चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज लोकेटेड रेस्पिरेटरी सेंटर। भैया रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? जल्दी बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा को कहा जाता है, सेरिब्रम को कहा जाता है, या फिर ऑल कहा जाता है? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस के अंदर मैंने आपको बताया था हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है। कौन सा सेंटर होता है? कि सर हीट रेगुलेटरी, हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है। कहाँ पे? कहाँ पे होता है बच्चों? हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा होता है? एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है। अगर मैं एंटीरियर की बात करूं तो हीट लॉस के लिए जिम्मेदार होता है, और मैं आपसे पोस्टीरियर की बात करता हूं तो आपसे क्या करते हैं कि पोस्टीरियर वाला कौन के लिए, किसके लिए जिम्मेदार होता है सर? कि पोस्टीरियर वाला हीट प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था हीट प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो P4 पोस्टीरियर एंड P4
P फॉर प्रोडक्शन। तो हाइपोथैलेमस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? और क्या काम होता है हाइपोथैलेमस का? जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, जो रिलीज करवाने का काम करते हैं, वो सारे कहाँ से सीक्रेट होते हैं? जिसके पीछे भी रिलीजिंग वर्ड आ जाता है, वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाला होता है। सिंपल सी बात ये है। जैसे कि मैं आपसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, जीएनआरएच, जीएनआरएच और जीएनआरएच की बात कर लें, टीएसएच की बात कर लें, ठीक है? ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन टीएसएच का टीएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग जितने भी वर्ड्स आते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? वो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। आगे बात समझ में। अब हम दूसरी बात करते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? कि सर मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में आपने थोड़ा सा बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जिसका भी बी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। और मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर क्या होता है और क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो जाओ और वहां से देखो, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर मैंने आपको वॉमिटिंग सेंटर भी बताया था कि वॉमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, तो आपको बताना है मेडुला ऑब्लांगेटा। और रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। देखो मेडुला ऑब्लांगेटा भी पूछा जाता है और कई कई एग्जाम्स के अंदर पॉन्स का भी आंसर आता है। तो लेकिन जो पॉन्स होता है वो डीप रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए होता है। डीप रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। डीप रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो आपको बता देना है पॉन्स। पॉन्स वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है? डीप रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डीप के लिए तो आपको पॉन्स पे जाना है। लेकिन अगर डीप नहीं पूछा है तो आपको सिंपल मेडुला ऑब्लांगेटा आंसर करना है। सेरिब्रम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ऑल तो वैसे भी नहीं हो सकता। आ गई यहाँ पे बस बात समझ में? यहाँ पे आपको क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई? चलेंगे, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन की, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि डिफिकल्टी होना किसी पेशेंट को एज ए नर्सिंग ऑफिसर, अगर आप आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो या फिर वार्ड के अंदर काम कर रहे हो, एम्स के अंदर, एम्स अस्पताल के इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आप काम करते हो, तो आपको अगर कोई पेशेंट कहता है कि मुझे सोता हूँ सुपाइन पोजीशन में, मतलब सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या है? जब मैं सीधा लेटता हूँ तो मेरे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? डिस्निया की कंडीशन देखी जाती है। डिस्निया कहते हैं किसको? ब्रीदिंग डिफिकल्टी को। अगर मैं आपसे बात करूं डिस्निया का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग की भैया सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसको कह दिया हमने डिस्निया। डिस्निया तो डिस्निया होता है जब सोते समय। तो उसको क्या कंडीशन कहते हैं? क्या प्लेटोपनिया कहते हैं, चाहे ऑर्थोपनिया कहते हैं, यूपनिया कहते हैं, अपनिया कहते हैं? बताएंगे। देखो भैया, एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, कि भैया सांस का बिल्कुल नहीं आना, क्या कहलाता है? एपनिया कहलाता है। यूपनिया का मतलब होता है, यूपनिया मैंने आपको कल बताया था। यूथर्मिया क्या होता है? यूथर्मिया मैंने आपको बताया था कि सर जिसके आगे भी यू लग जाता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। तो यूथर्मिया का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर का होना। आई बात समझ में? अब यहाँ पे भी यू लगा हुआ है तो यू का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो सॉरी, हाँ, नॉर्मल रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपनिया। यूपनिया के बारे में पूछा गया है कि यूपनिया क्या होता है? सर नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। एपनिया का मतलब आपने बताया कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथ होता है। प्लेटोपनिया, ऑर्थोपनिया दोनों कंडीशंस बची हुई हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है। कौन सा आंसर हो सकता है फटाफट बताएंगे? देखो, और प्लेटोपनिया का मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन, कि भैया बैठते समय और खड़े होते समय क्या होता है? मुझे तकलीफ होती है सांस लेने के अंदर, तो उसको कहते हैं प्लेटोपनिया। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ऑर्थोपनिया क्या कहलाता है? ऑर्थोपनिया, जैसे कि आपको थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं कि ऑर्थोपनिया क्या होता है? सुपाइन पोजीशन। जैसे कि ऑर्थो का पेशेंट होता है, ऑर्थो इन द सेंस कि उसको पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वो चल फिर नहीं सकता, तो उसको अगर ऑर्थो वाला जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है? वो सीधा लेटा रहता है या नहीं रहता? ऑर्थो वाला जो पेशेंट होता है बच्चों वो क्या रहता है?
बिल्कुल सीधा लेटा रहता है बेड पे। जब ऑर्थो वाला पेशेंट सीधा लेटा रहता है तो उसको सुपाइन पोजीशन में ही क्या होती है, उसको डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, ठीक है? तो ऑर्थोपेनिया का मतलब होता है कि सीधे लेटने पे क्या होना, ये सुपाइन पोजीशन में उसको क्या होना, डिफ़िकल्टी होना, डिस्निया होना क्या कहलाता है? ऑर्थोपेनिया कहलाता है। आगे बात समझ में, अगर कोई मरीज़ कहता है आपसे कि मुझे खड़े होने में और बैठने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, किसके अंदर, साँस लेने के अंदर, तो आपको क्या बताना है कि प्लेटोपेनिया की कंडीशन है। अगर यूपनिया के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको बता देना है कि यूपनिया का मतलब क्या होता है, कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर एपनिया का क्वेश्चन आता है तो एब्सेंस ऑफ ब्रीथ के बारे में बात कर रहा है, कि उसको ब्रीथिंग ही नहीं है, उसको बोलते हैं एपनिया। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 28 नंबर की, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अडल्ट। अडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया है, कौन सा होता है, कौन सा होता है। लेकिन आपने पूरा सवाल नहीं पढ़ा मेरा। मैंने क्या लिखा है कि इन केजी पास्कल्स, कि किलोग्राम पास्कल के अंदर, कि व्हाट इज द, आपने नई टर्म होगी, कुछ बच्चों के लिए ये नई टर्म होगी, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा आपको समझने के लिए, लेकिन आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारना ही पड़ेगा, कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट। अडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर की आप बात करते हो तो सर आपको बता देना है कि सर आप कितना होता है, 120 से 80 mmHg क्या होता है, mmHg क्या कहलाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। mmHg क्या होती है, प्रेशर की क्या होती है, इकाई होती है। आगे बात सुन में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया होता किलो पास्कल, तो आपको सिर्फ क्या जाता आंसर, आपका ए चला जाता। लेकिन यहाँ पे किलो पास्कल के बारे में बताया गया है, तो mmHg तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा हमारा 3 ऑप्शंस बचे, 16/11 होता है, 11/16 होता है, या फिर 120 बटे किलो पास्कल होता है। 120 किलो पास्कल नहीं हो सकता। कौन सा ब्लड प्रेशर हमें देखना पड़ेगा, कौन सा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बताएंगे फटाफट से आंसर इसका, कि बच्चों इसका आंसर क्या होने वाला है। किलो पास्कल के अंदर, किलो पास्कल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे है, कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ थोड़े से कॉमन सेंस की, अगर हमको, देखो आपको ये नहीं समझना है कि किलो पास्कल में कैसे चेंज करते हैं, आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कि सर 120 वाली वैल्यू ज्यादा है, तो 120 वाली वैल्यू ज्यादा है, और यहाँ पे 11 ज्यादा है या 16 ज्यादा है। दो ऑप्शन तो आपने पहले ही निकाल दिए, लेकिन आपको कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, दो ऑप्शन और बचे हैं। दो ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन ज्यादा देखने को मिल रही है, दोनों किलो पास्कल के अंदर है, दोनों सेम वैल्यू है। तो कौन सी कंडीशन आपको जाएगी कि भैया 16/11 क्या होता है, किलो पास्कल के अंदर नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है, किसका, ब्लड प्रेशर का। तो आपको यह बात समझ में आई कि 16/11 इन किलो पास्कल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और जो यहाँ पे ये होता है, ये सिस्टोलिक बीपी होता है मेरे बच्चों, और ये कौन सा होता है यहाँ पे, डायस्टोलिक बीपी होता है। क्या आपको बात समझ में आई कि डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है। ये बात तो आप सभी को पता होगी, कि जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, जो फर्स्ट में लिखी जाती है, उसको सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और जो लास्ट में लिखी जाती है, छोटी वाली वैल्यू होती है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। और यहाँ पे भी हम बात करें तो एसडीपी, मतलब कि डायस्टोलिक बीपी कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला कौन सा है, सिस्टोलिक, सॉरी डायस्टोलिक कौन सा है, ब्लड प्रेशर है। आगे बात समझ में यहाँ तक की। 28 नंबर क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या कहता है, कि व्हाट इज द फॉर्मूला, कि व्हाट इज द राइट फॉर्मूला फॉर नोइंग, जानने के लिए, मीन आर्टेरियल प्रेशर। भैया मीन आर्टेरियल प्रेशर हमें जानना है, कि मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। कि मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब क्या है, मैप, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है मैप। अगर मैं बात करूं कि मैप का मतलब क्या है, तो मैप का आपको बताना है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो मीन आर्टेरियल प्रेशर होती है। मीन का मतलब होता है बीच वाला, मीन का मतलब होता है बीच वाला। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ क्या फॉर्मूला होने वाला है। देखो फॉर्मूले की बात आप करते हो तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और डायस्टोलिक बीपी प्लस ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बात करूं मीन आर्टेरियल प्रेशर का जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, वो बी आंसर है, जिसका भी बी आंसर है वो करेक्ट है। अब कैसे निकालते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैसे निकाला जाता है, सिंपल सी कहानी में मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले डायस्टोलिक बीपी के बारे में बताया, सिस्टोलिक बीपी बराबर प्लस
डायस्टोलिक बीपी इनटू 2 हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। अब हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है या नहीं होता? कि सर बिल्कुल होता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सिस्टोलिक बीपी कितना है? सर मैंने अभी आपको बताया कि सर 120 होता है। प्लस हमने क्या किया, प्लस किया, कोष्टक हमने लगाया, डायस्टोलिक बीपी कितना है, 80 है। इसको हमने 2 से गुणा करेंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। 120 प्लस 80 दूनी 80 को अगर 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा भैया, 160 आपको देखने को मिलेगा। और कितना होता है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे 3 का भाग भी जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन करेक्ट करना है बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा-सा गड़बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाग भी आता है। यहाँ पे भाग 3 होता है, ठीक है? ये हमारा टोटल फ़ॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारा टोटल फ़ॉर्मूला होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कि आपने कितना गुना किया, आपने किया 120 प्लस 160 हो गया। 160 होने के बाद आपको क्या करना है, इसको भाग देना है, ठीक है? 120 प्लस 160, ठीक है? 3 का भाग देना है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको हमने जोड़ा, 120 और 160 को हमने जोड़ा, कितना आया? 120 और 160 को जोड़ने पे कितना आता है बच्चों कि 0, 8 और 2, 280 आया। 280 को हमने क्या किया, 3 से क्या किया, कट किया। तो 9 ती 27, 9 ती 27, 9 बार आया। उसके बाद 270 बचा, 10 बचा। 10 के अंदर क्या हुआ कि 3, 3, 3 ऐसे करके कितना आ जाएगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना हुआ बच्चों, 93.33 क्या हुआ, मीन आर्टेरियल प्रेशर निकल के आया। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया बच्चों? क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? हमारा फॉर्मूला क्या था? हमने हमारे फॉर्मूले के बारे में क्या देखा था कि हमने क्या देखा, सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक पीपी इंटू 2/3, 3 का भाग देना है। सिंपल सी बात है, आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर निकल के आ जाएगा। जो बीच वाला प्रेशर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ किसी भी संख्या का, आप क्या कर सकते हो, मीन आर्टेरियल प्रेशर इससे निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? तो नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है, कितना निकल के आया बच्चों? क्योंकि हमने नॉर्मल वैल्यू से तो देखा है इसको हमने नॉर्मल वैल्यू से तो क्या किया है, डील किया है। तो कितना आया, 93.33 mm ऑफ Hg आया। आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इन फॉलोइंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए कि इसके अंदर पूछा गया है कि नॉर्मल रेशियो क्या होने वाला है, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का और डब्ल्यूबीसी का। बताएंगे फटाफट से कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, नॉर्मल रेशियो पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर नॉर्मल रेशियो पूछा गया था कि नॉर्मल रेशियो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट का। लेकिन ये क्या पूछा गया था, उल्टा पूछा गया था कि प्लेटलेट का क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, आरबीसी का क्या होता है। तो बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो गए, गलत आंसर हमेशा करके आए, ठीक है। तो आरबीसी का जो हमारे पास लेवल देखने को मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर लेवल देखने को मिलता है, वो 6 लाख देखने को मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? 6 लाख हमारे में क्या होती हैं, आरबीसीज होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो कितनी होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसीज का सर 11,000 होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 10,000 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्योंकि हमें रेशो निकालना है, 10,000 की हम बात करें। और हमारी प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, 3.5 लाख तक होती है नहीं होती है? कि सर बिल्कुल होती है। तो हम यहाँ पे 4 की बात कर सकते हैं, 4 लाख की हम बात कर सकते हैं प्लेटलेट्स की। आगे बात में, तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आता है, अगर हम इसको 100 से काटेंगे तो एक बार आया, इसको काटेंगे तो 40 आएगा, और इसको इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 600 निकल के आएगा। ये बात आपको हजम हुई या नहीं हुई? तो नॉर्मल जो हमारा लेवल होता है, नॉर्मल जो हमारा क्या होता है, इसका रेशो जो होता है वो कितना होता है, 600:1:40 होता है। आगे बात सुन में, अगर ये क्वेश्चन आपसे एक प्लेटलेट के बारे में पूछा जाता है, उल्टा पूछा जाता है, तो आपको जैसे सपोज दैट आपसे पूछा गया प्लेटलेट रेशो आरबीसी, आरबीसी रेशो डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि रेशो निकालो प्लेटलेट्स का, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, प्लेटलेट का रेशो कितना था भैया, 40 था। आरबीसी का कितना था, 600 था। कितना था, 600 था। और डब्ल्यूबीसी का कितना था, 1 था। सिंपल है।
जैसे आपसे घुमाया जाए वैसे ही आपको घूम जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन्स आंसर समझ में आए हों, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएँगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई डाउट नहीं हो, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनको भी बताएँगे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन सेशन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं आजकल। आजकल की क्लासेस में, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहें, पढ़ते रहें, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।